everyone, मैं मुस्कान and I welcome you all to our YouTube channel Study IQ Judiciary. So students, आपने रणवीर अल्हाबादिया के बारे में तो सुना ही होगा और कैसे अभी जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी उनके एक स्टेटमेंट से कोर्ट ने इस वजह से उनके शो पर स्टे लगा दिया था। तो क्या ऐसे सेलिब्रिटीज की, क्या ऐसे पब्लिक फिगर्स की जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनको हम आइडियल मानते हैं, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि वो ऐसे इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स ना दे जिसका इफेक्ट पूरी सोसाइटी पर क्रिएट होता है। तो ऐसा ही कुछ इस केस में भी हुआ था। यहाँ पे एक पॉलिटिशियन ने कुछ ऐसे रिमार्क्स दिए एक विक्टिम के ऊपर कि यहाँ पे कोर्ट को ये देखना पड़ा कि एक्चुअली में यहाँ पे जो दो फंडामेंटल राइट्स कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं उनका बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए। तो चलते हैं, आज हम इसी सेशन में ये बात करेंगे और इस सेशन में मैंने आपके लिए रखे हैं मेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस, इसी केस से रिलेटेड कि कैसे कैसे आपके मेंस पेपर में या ऐसे राइटिंग में किस टाइप के क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर सेशन से, इस पर्टिकुलर टॉपिक से बन सकते हैं। तो वो हम देखेंगे इस सेशन के एंड में, तो बने रहिए इस सेशन के एंड तक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने लैंडमार्क जजमेंट के बारे में। तो जिसके बारे में बात कर रही थी वो था हमारा कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस। ये एक ऐसा फेमस लैंडमार्क जजमेंट था जहां पर आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के बैलेंस की क्या की गई थी, बात की गई थी कि एक्चुअली ये क्या एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते हैं क्या। तो वो हम देखेंगे बस थोड़ी ही देर में। उसके पहले हम बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की, और उससे भी पहले मैं आपको ये बताती हूं कि इस केस में क्या क्या लीगल प्रोविजंस, क्या क्या लीगल कंसेप्ट्स को डिस्कस किया गया था। तो सी यहां पे, हाँ, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं आर्टिकल 19(1)(a की, तो यहाँ पे जो आर्टिकल 19(1)(a है वो किसकी बात करता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। यहाँ पे इसमें क्या क्या इंक्लूड है, आपका राइट टू इंफॉर्मेशन भी इंक्लूड है और काफी राइट्स यहाँ पे इंक्लूड हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस भी यहाँ पर इंक्लूड है। तो आर्टिकल 19(1)(a जो है, जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, क्या ये एब्सोल्यूट राइट है? नहीं, कोई भी फंडामेंटल राइट्स हमारे एब्सोल्यूट नहीं है। तो वैसा ही जो आर्टिकल 19(1)(a है वो क्या है, इट इज सब्जेक्ट टू सम रिस्ट्रिक्शंस। तो यहाँ पे भी कोर्ट ने 19(2) का रेफरेंस दिया कि यहाँ पे कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस बताए गए हैं लाइक सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, और जो आपके डिफेमेशन हो गए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, तो ये सारे आपके क्या बताए गए हैं, रिस्ट्रिक्शंस बताए गए हैं। और उसके अलावा अगर आप 19(1)(a पर रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हो तो नहीं लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं, उसके ही बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं आर्टिकल 21। अब आर्टिकल 21 किसकी बात करता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब क्या राइट टू लाइफ में राइट टू लिव विद डिग्निटी ऑल्सो इंक्लूडेड? ऑब्वियसली यहाँ पे आर्टिकल 21 में काफी सारे एस्पेक्ट्स हैं आर्टिकल 21 के, तो यहाँ पे आर्टिकल 21 में राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी ऑल्सो इंक्लूडेड। तो ये कुछ प्रोविजंस थे जो यहाँ पे डिस्कस किए गए थे। फिर एक और प्रिंसिपल है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का। मैं ये इसीलिए बता रही हूँ बिकॉज ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस हुई हैं, तो वहां पे हम डिस्कस करने से पहले इसको क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि यहाँ पे जो भी मिनिस्टर्स होते हैं, जो भी पार्लियामेंट में बैठे हैं या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठे हैं, उनको ये प्रोटेक्शन दी गई है कि जो भी वो उनके जो भी स्टेटमेंट्स हैं या जो भी उनके एक्शंस हैं, अगर वो गवर्नमेंट फंक्शनरी से रिलेटेड होते हैं, गवर्नमेंट के एक्ट और ओमिशन से रिलेटेड होते हैं, तो उन्हीं केसेस में क्या होगा, वो क्या होगा, मतलब एक्चुअली कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पे अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी मिनिस्टर्स हैं, जो भी हमारे स्पेशली
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं टुवर्ड्स द लोकसभा, टुवर्ड्स द स्टेट असेंबली। और कब वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जब वो ऐसे स्टेटमेंट्स बोलते हैं जो विद इन द स्टेट असेंबली बोले गए हों, जो इनसाइड द असेंबली बोले गए हों या फिर इनसाइड द पार्लियामेंट बोले गए हों। अगर ऐसे कोई स्टेटमेंट्स जो वो बाहर बोलते हैं जिसके लिए यहाँ पे इन पर्सन्स को मतलब गवर्नमेंट को लायबल नहीं ठहराया जाता, तो वहाँ पे हम उस गवर्नमेंट को लायबल नहीं बोल सकते हैं, वहाँ पे उन मिनिस्टर्स को इम्यूनिटी नहीं मिलेगी कि यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं वो गवर्नमेंट के बिहाफ पर बोल रहे हैं। अगर आप पर्सनल कैपेसिटी में कोई भी स्टेटमेंट बोलते हो तो वो आपका स्टेटमेंट माना जाएगा। ये था आपका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट। उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट। सी, कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट का मतलब क्या होता है? टॉर्ट का मतलब होता है कोई भी सिविल एक्शन जो कि क्या होता है, पनिशेबल होता है बाय लॉ। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट मतलब कि जब यहाँ पे कोई भी टॉर्शियस एक्ट किसके द्वारा किया गया है, किसी भी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किया गया है या फिर किसी भी पब्लिक ऑफिशियल के द्वारा किया गया है, तो यहाँ पे आप उसको क्या बोलते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट बोलते हो। और यहाँ पे इन पर्सन्स को लायबल नहीं किया जाता है। अगर वो वहां पे किसको लायबल किया जाता है, गवर्नमेंट को लायबल किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये मतलब ये माना जाता है कि वो किसके बिहाफ पर बोल रहे हैं, गवर्नमेंट के बिहाफ पर बोल रहे हैं। तो ये होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर अगेन हम चलते हैं अपनी स्लाइड पे और आते हैं इस केस के फैक्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे ये जो कहानी स्टार्ट होती है, ये स्टार्ट होती है एक ऐसे इंसिडेंट से जहाँ पर एक मदर थी और एक माइनर गर्ल थी। उन्हीं की एक माइनर डॉटर थी जो कि नोएडा से जा रही थी शाहजहानपुर। अब वहाँ पे उसी दौरान अपने फैमिली, अपने रिलेटिव्स के साथ जा रही थी। तो वहाँ पे उसी दौरान कुछ 5 to 6 पर्सन्स आए और उन्हें क्या कर लिया, एबडक्ट कर लिया, मतलब उनके साथ गैंग रेप किया और उनके जो रिलेटिव्स थे, जो भी मेल मेंबर्स थे, उनको बांध दिया गया था, काफ़ी पीटा उन्हें। और इन दो लेडीज के साथ क्या हुआ था, एक माइनर गर्ल एंड हर मदर, उनके साथ क्या हुआ था, गैंग रेप किया गया था। और इस गैंग रेप की FIR जब पुलिस के पास लिखवाने गए तो यहाँ पर इस पूरे, एक तो रिलक्टेंट होता है इन केसेस में, क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं ये केसेस। जब हम FIR लिखवाने जाते हैं बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। और उसी टाइम पे जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ था तो यूपी के एक मिनिस्टर जो कि समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते थे, उन्होंने यहाँ पे, हाँ जी, जो कि बिलोंग करते थे समाजवादी पार्टी से, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि ये क्या है, ये एक कंस्पायरेसी है, दिस इज अ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी। ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है इस विक्टिम के साथ, ये एक पूरी षड्यंत्र है गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट था ना, ये बहुत ज़्यादा डेरोगेटरी माना गया टू दिस इंसिडेंट, टू द मॉडेस्ट, टू द डिग्निटी ऑफ दीज वुमेन जिनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था। और साइड बाय साइड इस केस के आगे क्या हुआ वो तो हम पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो विक्टिम थे वो गए आपके सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने यहाँ पे आर्टिकल 32 के अंदर एक PIL फाइल की कि उनके यहाँ पे आर्टिकल 21 का क्या हुआ है, वॉयलेशन हुआ है बिकॉज ऑफ समवंस आर्टिकल 19(1)। इस बात को हम समझेंगे, लेकिन साइड बाय साइड एक कहानी और चल रही थी सिमिलरली टू दिस केरला में। वहाँ पे भी कुछ जो केरला की मिनिस्ट्री थी उसमें जो वहाँ के मिनिस्टर्स थे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के, वहाँ पे भी उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जो वुमेन की डिग्निटी के अगेंस्ट थे। तो वहाँ पे 2 पिटीशंस फाइल की गई थी केरला हाई कोर्ट में, जहाँ पे केरला हाई कोर्ट के द्वारा उसको डिसमिस किया गया और ये बोला गया कि ये जो पिटीशन की सुनवाई है वो उनके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है, वो ऑथोराइज नहीं है। फिर वहां से वो पिटीशन जब डिसमिस हुई, अगेन वो कहाँ पे गई, सुप्रीम कोर्ट में, और ये भी पिटीशन कहाँ पर गई, सुप्रीम कोर्ट। अब इनका जो सब्जेक्ट मैटर है वो सिमिलर था, इसीलिए कोर्ट ने क्या किया, इन दोनों मैटर्स को क्लब कर दिया था। ठीक है, हाँ, जैसा मैंने बताया कि फिर यहाँ पे क्या हुआ, पिटीशन को फाइल किया गया था।
और जब यहाँ पे पिटीशन को फाइल किया गया था तो इनके द्वारा, विक्टिम के द्वारा ये प्लीड किया गया कि यहाँ पर ये जो पूरा केस है ये क्या है, एक पब्लिक ऑफिशियल के द्वारा एक ऐसे स्टेटमेंट्स बोले गए हैं जिसका इफेक्ट बहुत गहरा पड़ा है विक्टिम को और उसकी फैमिली को। और ऐसे स्टेटमेंट्स के बाद यहाँ पे ये डाउट क्रिएट होता है कि क्या यहाँ पे इस केस में फेयर इन्वेस्टिगेशन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इसीलिए उन्होंने कोर्ट से ये प्लीड किया कि इस केस को ट्रांसफ़र करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे कोर्ट ने इस चीज़ को कंसिडर किया और इन्वेस्टिगेशन को वहाँ पे स्टे करवाया और फिर जो पूरा इन्वेस्टिगेशन थी वो वहाँ पर सीबीआई को सौंपी गई थी। ठीक है, इस केस में। और फिर इसके बाद जो हियरिंग स्टार्ट हुई है और यहाँ पे क्या क्या इश्यूज थे अब हम पढ़ते हैं एक एक करके वो। हाँ, और यहाँ पे कोर्ट ने क्या किया था कि एक यहाँ पे एमिकस क्यूरी मिस्टर फलियस नरीमन को अपॉइंट किया गया था और उनसे बोला था कि यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन ऑफ लॉ को फ्रेम करना चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा मैटर है जो 5 जज बेंच को रेफर करना चाहिए और वहीं यहाँ पे क्या दे सकते हैं, डिसीजन दे सकते हैं। तो क्या यहाँ पे क्वेश्चंस फॉर्मुलेट किए गए थे, हम एक एक करके वो समझते हैं। सबसे पहला जो वहां पे इशू था वो ये था कि वेदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन स्पेसिफाइड अंडर 19(2) आर एग्जॉस्टिव। क्या जो 19(2) में आपके रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं वो क्या एग्जॉस्टिव है या फिर उसके अलावा भी ऐसे और भी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो हम 19(1) पे लगा सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये था, पहला इशू ये था। सेकंड जो इशू था, कैन अ पर्सन क्लेम द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी वायलेशंस अंडर आर्टिकल 21 अगेंस्ट नॉन स्टेट एक्टर्स। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे जो आर्टिकल 21 का वायलेशन जो विक्टिम का हुआ था और उसकी फैमिली का हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था, जो वहां के मिनिस्टर थे उनके स्टेटमेंट के द्वारा, जो क्या एक्सरसाइज कर रहे थे, आर्टिकल 19(1) का फंडामेंटल राइट, दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, जो कि क्या थे, एक प्राइवेट एंटिटी थे। तो क्या यहाँ पे ये बोला गया कि जो आर्टिकल 21 है उसका वायलेशन क्या सिर्फ हम स्टेट के अगेंस्ट ही कर सकते थे या फिर हम नॉन स्टेट के अगेंस्ट भी हम क्या कर सकते हैं, अपना राइट को क्लेम कर सकते हैं। तो वहां पे ये इशू क्या किया गया था, फ्रेम किया गया था। नेक्स्ट, डज the state have an obligation to protect citizens from violation of their right from other non-state action? हाँ, कि यहाँ पे एक चीज ये बोली गई कि यहाँ पे क्या अगेंस्ट नॉन स्टेट एक्टर्स भी आप क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। और उसी को यहाँ पे ये बोला गया कि क्या यहाँ पर स्टेट की ड्यूटी बनती है। पहले तो ये बताइए कि वो जो फंडामेंटल राइट है वो क्या हम नॉन स्टेट एक्टर्स के अगेंस्ट भी क्लेम कर सकते हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स मतलब कि स्टेट के अलावा जो आर्टिकल 12 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसमें स्टेट को क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। अब स्टेट को इसीलिए वहां पर डिफाइन किया गया है क्योंकि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किसके अगेंस्ट मिले हैं, हमें स्टेट के अगेंस्ट मिले हैं। इसीलिए यहाँ पे ये जो वर्ड यूज कर रहे हैं नॉन स्टेट एक्टर्स, कि क्या स्टेट के अलावा भी हम अपने फंडामेंटल राइट्स किसी के अगेंस्ट क्लेम कर सकते हैं क्या। और वहां पे आर्टिकल 12 में जो स्टेट डिफाइन है उसमें क्या क्या दिया है, आपका पार्लियामेंट दिया है, स्टेट लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज दी है, लोकल अथॉरिटीज दी है, अदर अथॉरिटीज दी है, जिसका काफी वाइड इम्प्लीकेशन है। तो वहां पे इसीलिए यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया गया था, नॉन स्टेट एक्टर्स। फिर थर्ड वाला ये इशू था कि अब अगर ये इशू डिसाइड हो जाता है कि हम नॉन स्टेट एक्टर्स के अगेंस्ट भी कर सकते हैं अपने राइट्स को क्लेम, तो क्या यहाँ पर स्टेट की ड्यूटी बनती है कि हमारे इन राइट्स को प्रोटेक्ट करे अगेंस्ट द नॉन स्टेट एक्टर्स। यहाँ पे स्टेट की ड्यूटी को, यहाँ पे स्टेट के ऑब्लिगेशन को बताया गया, एज एन इशू फ्रेम किया गया। उसके बाद फोर्थ इशू क्या था, कैन स्टेटमेंट्स मेड बाय पब्लिक ऑफिशियल बी एट्रीब्यूटेड टू द गवर्नमेंट इफ इट इज लिंक्ड टू द स्टेट अफेयर्स। क्या ऐसा कोई पब्लिक ऑफिशियल जो कोई भी स्टेटमेंट देता है, क्या हम उसको एट्रीब्यूट कर सकते हैं कि उसने गवर्नमेंट के बिहाफ पर दिया था, क्योंकि यहाँ पे ऑफिशियल स्टेट मतलब यहाँ पे एक पब्लिक ऑफिशियल के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था, तो क्या हम वो एट्रीब्यूट कर सकते हैं यूपी गवर्नमेंट के लिए। Can statements made by public official actionable as a constitutional tort if it affects a person constitutional right? क्या यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट एक पब्लिक ऑफिशियल के द्वारा दिया गया है,
क्या वो एक्शनेबल है एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट? कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब कोई टॉर्ट, जब कोई कोई भी टॉर्शियस एक्ट होता है, अगर वो पब्लिक सर्वेंट या पब्लिक ऑफिशियल के द्वारा किया जाता है, तो अगर कोई ऐसा एक्ट उसके द्वारा किया गया है तो क्या वो एक्शनेबल होगा? तो ये सारे इश्यूज यहाँ पे फ्रेम किए गए थे। तो अब हम चलते हैं, यहाँ पे 5 जज बेंच को क्या किया गया था? कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, और यहाँ पे जो जजमेंट आई थी वो 4:1 के रेशियो से आई थी। मेजॉरिटी जजमेंट थी, बट एक डिसेंटिंग जज थी यहाँ पर, जस्टिस बीवी नागरत्ना, ऑनरेबल जस्टिस बीवी नागरत्ना। इन्होंने अपना डिसेंटिंग ओपिनियन दिया था यहाँ पे, और क्या दिया था वो भी हम पढ़ेंगे, बट पहले हम ये समझते हैं कि आखिर मेजॉरिटी ओपिनियन क्या था। तो अगर हम इशू फर्स्ट की बात करें, इशू फर्स्ट क्या था कि क्या जो 19(2) के प्रोविजंस हैं वो एग्जॉस्टिव हैं या नहीं है। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्लियरली बोला कि जो 19(2) में आपके रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं दे आर एग्जॉस्टिव। यहाँ पे आप 19(1)(a) को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो बाय द अदर फंडामेंटल राइट्स। आप ये नहीं कह सकते हो कि आर्टिकल 21 क्या कर रहा है, आर्टिकल 19(1)(a) को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। ऑल्दो आर्टिकल 21 एक अलग राइट है, राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी का राइट है, बट स्टिल यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया गया है कि इन रिस्ट्रिक्शंस पर ही क्या कर सकते हो आप, आर्टिकल 19(1)(a) को क्या कर सकते हो, लिमिट कर सकते हो। तो यहाँ पे कोर्ट ने इस चीज को मना कर दिया था ये बोलने से कि आर्टिकल 21 भी क्या बन सकता है, रिस्ट्रिक्शन बन सकता है। ऐसा नहीं किया कोर्ट ने। कोर्ट ने ये बोला कि यहाँ पे जो 19(1)(a) के रिस्ट्रिक्शंस 19(2) में दिए हैं दे आर एग्जॉस्टिव, और किसी भी अदर फंडामेंटल राइट्स को आप एज अ रिस्ट्रिक्शन यूज नहीं कर सकते हो अगेंस्ट आर्टिकल 19(1)(a। ये दोनों ही राइट्स क्या हैं, अपने आप में अलग अलग हैं। तो कोर्ट ने ये बात यहाँ पर बोली थी। हाँ, और कैसे ये टसल थी 19 और 21 की यहाँ पे। फिर उसके बाद इशू 2 क्या था? इशू 2 ये था कि क्या हम जो अपने फंडामेंटल राइट्स हैं, जो आर्टिकल 21 है, क्या हम वो नॉन स्टेट एक्टर्स के अगेंस्ट भी क्लेम कर सकते हैं? तो यहाँ पे कोर्ट ने ये बोला कि द बेंच कंक्लूडेड दैट द फंडामेंटल राइट टू लिबर्टी कैन बी एनफोर्स्ड इवन अगेंस्ट द नॉन स्टेट एक्टर्स। यहाँ पे कोर्ट ने ये बहुत अच्छी बात बोली कि सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट ही नहीं, अब हम नॉन स्टेट एक्टर्स के अगेंस्ट भी क्या कर सकते हैं, इस राइट को क्लेम कर सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे सोसाइटी में डायनामिज्म आता जा रहा है वैसे वैसे अब हम सिर्फ ये नहीं सोच सकते हैं। अब उस टाइम पे जब वो प्रोविजंस बने थे तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा ब्रॉड थिंकिंग नहीं थी कि वो ये भी सोच पाते कि स्टेट के अलावा भी इस तरीके से कोई किसी के फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने ये बोला था कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मतलब यहाँ पे कोर्ट ने ये बोला कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स को नॉन स्टेट एक्टर्स के अगेंस्ट भी क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद इशू थर्ड क्या था कि क्या स्टेट की ड्यूटी बनती है, क्या स्टेट की ऑब्लिगेशन है इन नॉन स्टेट एक्टर्स के अगेंस्ट इस राइट को, इन फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की। तो द कोर्ट हेल्ड दैट द स्टेट हैज 2 बेसिक ऑब्लिगेशन। स्टेट की 2 बेसिक ऑब्लिगेशन होती है। पहली, नॉट टू डिप्राइव अ पर्सन ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, आर्टिकल 21। उसके बाद जो नेक्स्ट बात बोली वो ये बोली कि टू इंश्योर दैट लाइफ एंड लिबर्टी इज नॉट डिप्राइव्ड इवन अदरवाइज। अब यहाँ पे अगर हम इसके सिर्फ लिटरल मीनिंग पे जाते हैं तो आर्टिकल 21 ये बोलता है कि लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव किया जा सकता है एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। लेकिन इवन अदरवाइज ऑल्सो यहाँ पे स्टेट की ड्यूटी बनती है कि अगर इस तरीके से उनके फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट किया जाता है तो वहां पे ये स्टेट की ड्यूटी है इन फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की। ठीक है। The court held that the state is under a duty to protect the right of a person under Article 21 whenever there is a threat to person liberty even by the non-state actors. ठीक है। उसके बाद आता है इशू 4। इशू 4 क्या बोल रहा था, क्या वहां पे जो भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं क्या वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेंगे? तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है
कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो एक तरीके से क्या है, एक तरीके से वो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। मतलब कि यहाँ पे जो भी आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द लोकसभा, टुवर्ड्स द स्टेट असेंबली। लेकिन अगर जैसे ही वो आउटसाइड ऑफ द पार्लियामेंट, आउटसाइड ऑफ द असेंबली कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं, तो वहाँ पे आप गवर्नमेंट को उसके लिए एट्रीब्यूट उनके स्टेटमेंट्स को आप नहीं कर सकते हैं। तो कोर्ट ने भी यहाँ पे यही बात बोली कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी डज नॉट एक्सटेंड टू एवरी स्टेटमेंट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगा के आप हर स्टेटमेंट को ये बोलोगे कि उसके लिए गवर्नमेंट लाइबल होगी। अगर ऐसे स्टेटमेंट्स आपकी पर्सनल कैपेसिटी में किए गए हैं तो यहाँ पे उसी पर्सन को लाइबल किया जाएगा, ना कि गवर्नमेंट को। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट इशू था वो ये था कि क्या जो भी टॉर्शियस एक्ट इन पब्लिक ऑफिशियल्स के द्वारा किया गया है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट कहलाया जाएगा। तो यहाँ पे ये बोला गया कि सिर्फ एक स्टेटमेंट देना कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट नहीं है, जब तक कि उस स्टेटमेंट से किसी को इंजरी ना हो रही हो, किसी को हार्म कॉज ना हो रहा हो, किसी को लॉस ना हो रहा हो, तब तक ऐसा कोई एक्शन या ऐसा कोई स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट की कैटेगरी में नहीं आ सकता है। तो कोर्ट ने यहाँ पे ये बात बोली थी। फिर माइनॉरिटी ओपिनियन जो कि ऑनरेबल जस्टिस बीवी नागरत्ना जी ने दिया था, उन्होंने ये बोला कि द ऑनरेबल जज हेल्ड दैट इट इज फॉर द पार्लियामेंट टू इनेक्ट एनी लॉ टू रिस्ट्रेन सिटीजंस इन जनरल एंड पब्लिक फंक्शनरीज। अब यहाँ पे इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि यहाँ पे स्टेट की ऑब्लिगेशन है, स्टेट की ड्यूटी है कि ऐसा वो एक लॉ लेकर आए, ऐसा कोई पब्लिक ऐसे कोई टू इनेक्ट एनी लॉ, ऐसा पार्लियामेंट की ड्यूटी है कि ऐसा कोई लॉ लेकर आए जहां पे पब्लिक ऑफिशियल्स के राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सके। क्योंकि अगर हम ऐसा कोई लॉ लेकर नहीं आएंगे तो ऐसे स्टेटमेंट्स बार बार आते रहेंगे जो कि यहाँ पे ये डेरोगेटरी होते हैं टू द वुमेन, या फिर जैसे भी वो स्टेटमेंट्स देते हैं वो सोसाइटी को इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये एक चीज बोली थी, बहुत अच्छी चीज बोली, कि स्टेट की ड्यूटी है कि यहाँ पे एक सेपरेट लॉ होना चाहिए जिससे आप पब्लिक ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट पर क्या कर सके, रिस्ट्रिक्शन डाल सकें। हैविंग रिगार्ड टू द आर्टिकल 19(1)(a and 19(2), any citizen who is attacked by a speech which constitute hate speech, whether such speech is by public functionary or otherwise, may approach the court and seek appropriate relief। और उन्होंने एक बात ये भी बोली कि ऐसा नहीं है अगर लॉ नहीं है तो आपके पास कोई रेमेडी नहीं है। अगर कोई पर्सन ऐसी हेट स्पीच देता है या फिर ऐसे कोई स्टेटमेंट्स देता है तो डेफिनेटली आप कोर्ट में जा सकते हो उस चीज को, अपने राइट्स को क्लेम करने के लिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये थी पूरी कहानी इस पूरे केस की, और कैसे यहाँ पे आर्टिकल 19 और 21 का बैलेंस किया कोर्ट ने, और कैसे यहाँ पे बताया कि किस राइट को, कैसा जो आर्टिकल 19 है उसको हम किसी भी फंडामेंटल राइट्स के पर्सुएंस में रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 19(2) क्या है, एग्जॉस्टिव प्रोविजन है। अब देखो यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग पार्ट है यहाँ पे वो है क्वेश्चंस, कि आखिर इस केस से क्वेश्चंस किस टाइप के बन सकते हैं। अब सी ट्रेंड काफी चेंज हो रहा है पेपर्स का भी, आपके मेंस आंसर राइटिंग का, और जो ट्रेंड चेंज हो रहा है अब ये क्या मतलब यहाँ पे लैंडमार्क जजमेंट से काफी सारे क्वेश्चंस पूछने लगे हैं वो लोग, और किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। जैसे कि व्हाट वाज द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये डायरेक्टली आपसे लीगल ऐसे वाले पोर्शन में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जो मैंने एक पूरा आपको फैक्चुअल सिनेरियो बताया, फिर उसके बाद कैसे वो केरला वाला केस हुआ, फिर कैसे उन 2 पिटीशंस को सुप्रीम कोर्ट में मर्ज किया गया था, और क्या क्या आर्टिकल्स इन इशू थे, क्या क्या मतलब क्या क्या लीगल प्रोविजंस थे, क्या क्या कॉन्सेप्ट थे, कैसे आर्टिकल 12 की डेफिनेशन को स्टेट और मतलब कैसे फंडामेंटल राइट्स को नॉन स्टेट एक्टर्स के अगेंस्ट भी हम क्लेम कर सकते हैं, इसमें बताया गया था। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे बैक टू बैक क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द की लीगल प्रोविजंस डिस्कस, वो भी हमने अब सी यहाँ पे पूछा है सिर्फ और सिर्फ की लीगल प्रोविजन, और यहाँ पे बताया गया है कि आपको बताना है कि डिसीजन क्या होगा कोर्ट का। तो यहाँ पे सिर्फ अगर डिसीजन पूछा है तो सिर्फ आप डिसीजन नहीं बताएंगे, आप पूरा उसका फैक्ट से स्टार्ट करके इश्यूज बताते तक पूरा आप उसका डिसीजन बताएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, की लीगल प्रोविजन, तो
कि अब यहाँ पे आपको मार्किंग भी देखनी है कि किस मार्क के लिए कितना क्वेश्चन आ रहा है। और मैं तो बोलूँगी आप डायरेक्ट चलिए, क्योंकि वहाँ पे टाइम बहुत कम रहता है। अब यहाँ पे अगर की लीगल प्रोविजंस पूछे हैं तो आप वहाँ पे जो मैंने आपको बताया वही की लीगल प्रोविजंस आप वहाँ पे मेंशन करके आएंगे, और थोड़ा सा कोर्ट की रीजनिंग के साथ। What were the main issues? अब मेन इश्यूज बोले तो है, लेकिन आप छोटे से 2-3 लाइन में बस फैक्ट्स बता के आप डायरेक्टली कहाँ पे आ जाएंगे, इश्यूज पे आ जाएंगे। फिर आपको वो पूरा केरला वाला और वो सब आपको वहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। और ये सब सारी चीजें आपके मार्किंग स्कीम के ऊपर डिपेंड करती हैं। What was the ruling of the Supreme Court in regard to Article 19 and 21? अब यहाँ पे ये बहुत ब्यूटीफुली आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा इशू फर्स्ट को, कि क्या वहाँ पे 19(2) में क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं और कैसे वहाँ पे इशू फर्स्ट को डिसाइड किया गया था, क्या कोर्ट ने बोला था। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के बारे में बात की गई, एंड वेदर इट कैन बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट प्राइवेट एंटिटी ऑल्सो। तो कोर्ट ने वहाँ पे ये बोला, आर्टिकल 12 का आप रेफरेंस दे सकते हो। तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चंस इस केस से क्या हो सकते हैं, फ्रेम हो सकते हैं। एंड आई होप दिस वर्क्स फॉर यू, ये आपके लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। और ऐसे ही हम लैंडमार्क जजमेंट्स लाते रहेंगे, और मैं ट्राई करती रहूँगी कि आपके लिए इसी टाइप के क्वेश्चंस मैं फ्रेम करके लेकर आऊँ। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में।